हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, इससे पहले मैंने भी कुछ वीडियो डाल चुकी हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का, 2 वीडियो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें डाइजेशन से संबंधित वीडियो डाला गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमारे क्लास 11th में एक चैप्टर है। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैम आप ऑफलाइन पढ़ा दीजिए, लेकिन मैं ऑफलाइन पढ़ाने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मैं सोची हूँ कि ऑनलाइन ही क्यों नहीं आप लोग को पढ़ाकर भेज दिया जाए, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। ठीक है, देखिए बेटा, हम जानते हैं ये क्लास 10th में आप लोग कुछ इसके बारे में पढ़े होंगे, और क्लास 11th में यहाँ पे थोड़ा और डिटेल पढ़ा जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग का क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें जो इसका पार्ट है उसके नाम, उसके ग्लैंड्स और उसके कार्य भी क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और उसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ना होगा। देखिए क्लास 10th में हमेशा आता था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या कीजिए, फिगर बनाइए और उसका नाम लिखिए। अब यहाँ पे क्लास 11th में थोड़ा उसके फिगर भी बनाया गया है, उससे संबंधित कुछ ग्लैंड्स को भी दिए गए हैं, और ये कितने पार्ट्स में कंप्लीट होते हैं, इंजेक्शन से लेकर इजेशन से लेकर और इजेशन तक, यानी कि इंजेक्शन से इजेशन तक के टॉपिक को कवर करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ह्यूमन बीइंग को देखेंगे। हम लोग खुद से ही देखें कि हम जैसे ही भोजन अपने माउथ में डालते हैं वैसे ही हमारे मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता है, और वे लार हमारे भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है, जिससे हमारे दांत उसको अच्छे से च्यूइंग करके और निगल लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम, ये बहुत सारे कार्य है जो माउथ में ही कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे, ओरल कैविटी। अब देखिए आप लोग देखेंगे जो ओरल कैविटी है इसको बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ओरल कैविटी को किस नाम से जानते हैं, बक्कल कैविटी के नाम से। जो बक्कल कैविटी होता है इसमें क्या, सबसे पहला ओपनिंग हमारे एलिमेंट्री सिस्टम का, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला ओपनिंग क्या होता है, माउथ होता है, और लास्ट ओपनिंग क्या होती है, एनस होता है। यानी कि हमारा भोजन माउथ से होते हुए, इस ओइसोफेगस से होते हुए स्टमच, और स्टमच के बाद से ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और अंत में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम भोजन को अपने माउथ में लेते हैं तो लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में आप टाइलिन का नाम सुने होंगे। टाइलिन एक ऐसा ग्लैंड है जो माउथ में ही किसको पचाने का कार्य करता है, स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। देखिए हम लोग जब दाल लेते हैं तो दाल को हम लोग मुंह में चबाते हैं, लेकिन दाल हमारे मुंह में पचता नहीं है, क्योंकि दाल में क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और वहीं चावल लेते हैं तो चावल हमारे मुंह में जैसे ही हम ग्राइंडिंग करते हैं, चलाते हैं अपने मुंह को, तो दांतों के द्वारा चावल को पीसा जाता है, और उसमें से स्टार्च को कुछ मात्रा में पचा लिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो हमारे माउथ में ही कार्य करना शुरू कर देता है, और वहाँ पे स्टार्च पचना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे जो माउथ बक्कल कैविटी होता है उसमें लार ग्रंथियां होती हैं, और उस लार ग्रंथियों को सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जहाँ से सलाइवा निकलता है। उसमें सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं, उसमें जो जीभ के नीचे से जो लार निकलने का कार्य करता है, जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। और पैराटिड ग्लैंड होता है जो इस जीभ के साइड से कान की तरफ, देखिए यहाँ पे फिगर में डिनोट किया गया है कि पैराटिड ग्लैंड भी है, जो माउथ में वो अपने अंदर से सलाइवा सिक्रीट करने का कार्य करता है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो काम हो गया। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि भोजन करते समय हमें सरक जाता है। कहते हैं लोग कि कोई याद किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भोजन करते समय जब हम कुछ बोलते हैं या हम कुछ सोचते हैं तो तभी ऐसा होता है कि हम खाना खाते समय सरकने का प्रोसेस दिखता है। क्या होता है, जैसे ही ऐसा होता है तो भोजन सरक जाता है, यानी कि भोजन लगता है कि नाक के रास्ते से भी बाहर आ जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि भोजन में चावल के कण हम निगल रहे हैं, और तब ऐसे हमें खांसी ऐसे सरकना हुआ कि चावल के दाने हमारे नाक से व पानी हमारे नाक से भी बाहर आ गए। यानी पूरा कहने को तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वाइंड पाइप होता है।
जिसको आप लोग ट्रैकिया कहते हैं। जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि हमारे लंग्स जो होते हैं वो लंग्स में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे लंग्स का। और ये जो पाइप होता है इसी को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। यानी कि ये जो ट्रैकिया वाला पाइप और ये हमारे ओइसोफेगस वाला पाइप दोनों एक ही रास्ते से आता है। यहाँ पे ट्रैकिया वाला आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ओइसोफेगस वाला पाइप आ रहा है। जैसे ही हम भोजन निकलते हैं वैसे यहाँ पे एक ढक्कन नुमा आकृति होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस। इसको क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस। ये क्या करता है, ढकने का कार्य करता है कि जब हम भोजन करें तो ये किसको ढक ले, जब हम भोजन करें भोजन को निकले तो ये इस रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया को ढक ले, और जब हम सांस लें तब हम इसको ये वाला ढक्कन क्या करें, यहाँ पे आकर ढक ले। यानी कि दोनों में एक साथ ये जो एपिग्लॉटिस है एक साथ हम ना तो निगल पाएंगे और ना ही सांस ले पाएंगे। आप लोग कभी सोचिए, हम लार को निगल कर दिखाते हैं कि जैसे ही हम लार निगल रहे हैं, जैसे ही हम लार निगल रहे हैं वैसे ही हमारे सांस क्या हो जाता है, रुक जाता है। और जैसे ही हम सांस लेते हैं और निगलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो पाता है, इपीग्लॉटिस के कारण। यानी कि यहाँ हम समझे कि इपीग्लॉटिस क्वेश्चन आता है कि इपीग्लॉटिस हमारे कहाँ उपस्थित होता है, तो हम लोग जानेंगे कि बक्कल कैविटी के तुरंत नीचे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ट्रैकिया और ओइसोफेगस को ढकने का कार्य करता है, जिससे भोजन जो है वो ट्रैकिया में नहीं जाता है। वो किसके कारण नहीं जाता है, इपीग्लॉटिस के कारण। और कभी कभार सरक जाता है तो वही ढक्कन थोड़ी मात्रा में खुलता है तो वो जो चावल के कण होते हैं वो नाक के रास्ते मुंह में बाहर आ जाते हैं। अब हम देखेंगे भोजन, अब यहाँ से हमने जो बोलस लिया, निवाला लिया, वो यहाँ पे स्टार्च के माध्यम से पचा लिया गया और धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये कहाँ आ गया, स्टमच में। यानी कि यहाँ पे भोजन आ गया। अब तो आप लोग समझिए, ये ओइसोफेगस के माध्यम से बोलस कहाँ पहुँच गया, स्टमच में। स्टमच के भी 3 पार्ट होते हैं। स्टमच के देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाई हूँ। स्टमच के कितने पार्ट हैं, 3। पहला क्या देखेंगे, कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरी। यानी कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे कि हमारे पाचन तंत्र में 4-5 नाम याद करना होता था। एक माउथ ये हम लोग लिख देते थे, ओइसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। हमारा काम क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। लेकिन क्लास 11th में थोड़ा इसमें नाम का मेंशन बढ़ गया है। यही क्लास 10th और क्लास 11th में डिफ्रेंशिएशन है। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि जो कार्डियक पार्ट होता है, ये कार्डियक पार्ट इस जो ओइसोफेगस की ओपनिंग को रिसीव करने का कार्य करता है। जैसे ही भोजन आता है तो सबसे पहले कहाँ पे आके इकट्ठा होता है, इस कार्डियक वाले पार्ट में। तब उसके बाद से आगे आगे यहाँ से पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, यानी कि जिसको हिंदी में क्रमाकुंचन गति कहते हैं, उस क्रमाकुंचन गति के कारण धीरे धीरे फूड पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ता है। जिस एंजाइम को जो पचाना हो तो पचाता है, नहीं तो भोजन आगे की तरफ बढ़ते हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बढ़ते हुए आगे की तरफ चला जाता है। चलिए हमने क्या देखा, हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसको पढ़ाएंगे तो कम से कम 1-2 घंटे लग जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कम समय में ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें। यानी कि स्टमच के 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। और यहाँ से भोजन अब कहाँ पे चला आया, इस वाले पार्ट में। इसका नाम क्या है, डिओडिनम। इस टेढ़े हुए पार्ट, ऐसे यू की आकृति जो दिखाई देती है, यानी कि ये जो आकृति, इस आकृति को क्या कहते हैं, डिओडिनम कहते हैं। जो डिओडिनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। यानी कि हम किस में देखेंगे, डिओडिनम वाले पार्ट में। और डिओडिनम वाले पार्ट में ही क्या खुलता है, पैनक्रियाज। ये जो पत्ती की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, पैनक्रियाज। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। ये पैनक्रियाज बहुत काम का होता है। आप लोग डायबिटीज वाले मरीज को देखे होंगे कि जो उनको डायबिटीज होता है यानी शुगर होता है, वो पैनक्रियाज के डिसबैलेंस के ही वजह से होता है। क्योंकि पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स को सीक्रेट करने का कार्य करता है। और पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। जब मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और क्या इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बता दे रही हूँ कि पैनक्रियाज एक तरह का
मिक्स्ड ग्लैंड है जो बाह्य स्रावी भी है, अंतः स्रावी भी है, और यहीं से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो हमारे डायबिटीज को नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, थोड़ा सा जान लिया कॉमन, क्योंकि ये सबके घरों में जरूर 10% है, 10 मेंबर हैं तो उसमें से एक मेंबर को डायबिटीज है, और वे सारे के सारे कहाँ से नियंत्रण किए जाते हैं, पैनक्रियाज से नियंत्रण किए जाते हैं। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, इस पार्ट में आप देखिए, इसी स्टमच के इस डिओडिनम पैनक्रियाज के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा ये जो जीभ की आकृति जैसे संरचना दिखाई देती है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर किस में उपस्थित है? लीवर में। ये क्या है? लीवर है, जिसको क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। आप लोग कहते हो कि अरे तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तुम्हें बांट नहीं सकता। वही जिगर, देख लीजिए जिगर होता कहाँ है, क्योंकि कभी कोई पूछ दे कि अच्छा बताइए भैया जिगर होता कहाँ है, तो ये ना बता दीजिए कि जिगर पीठ में होता है या जिगर सीने में होता है, क्योंकि आप समझ लीजिए जिगर को ही इंग्लिश में लीवर कहते हैं और हिंदी में यकृत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यकृत। हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। और इसी यकृत में जो जीभ की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। और ये गॉल ब्लैडर पित्ताशय का, पित्त रस का, जिसको बाइल जूस कहते हैं, श्रावण करता है, जो हमारे भोजन में आए हुए फैट को पचाने का कार्य करता है। अब हमने देख लिया लीवर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, पैनक्रियाज कहाँ होता है, और फूड पार्टिकल अब यहाँ से कहाँ तक, ऊपर से नीचे अब कहाँ पहुँचेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसा कि क्लास 10th में हम ही आप लोग को पढ़ाई थी, उसमें बताई थी कि जो भोजन होता है उसमें सबसे अधिक पचाने का कार्य कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन को ज़्यादा मात्रा में पचाता भी है और वहीं पर सबसे ज़्यादा अवशोषण भी किया जाता है। यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, भले नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये धागेदार पतली संरचना है और इसकी जो लंबाई देखा जाए ज़्यादा ही लंबाई है, लगभग 5.5 मीटर के आसपास लंबाई है। यानी कहने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन नाम भले है लेकिन ये लंबाई में अधिक है और ये सबसे ज़्यादा पचाना और अवशोषण करने का कार्य करता है। अब ये अवशोषण कैसे करता है, मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ कि ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पाइप है, हम इसको जूम करके दिखा रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है, तो इसमें इस जैसे रूबेदार जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं। इसमें क्या लगी होती है? ब्लड कैपिलरीज लगी होती है। और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है? यहाँ से भोजन पचता है और भोजन पच के इस ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है, जिसको लैक्टियल सेल कहते हैं। आप लोग क्लास 11th के बुक में देखिएगा, ये ऐसी संरचना दिखाया जाता है जिसको विलाई यानी कि विली कहते हैं, VILL, इसको विली या विलाई कहते हैं। और इसी फिंगर जैसी स्ट्रक्चर के द्वारा भोजन को अवशोषित किया जाता है, जिससे व्यक्ति को न्यूट्रिशन मिलता है। यानी कि हमने क्या देखा, ये जो भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और पचाने का यानी पचाने का कार्य किया जा रहा है या डाइजेशन करने का कार्य किया जा रहा है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से भोजन कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जो अब तो भोजन रहता ही नहीं है, अब वो बिल्कुल पानीदार स्ट्रक्चर बन गया रहता है। भोजन का कोई स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि भोजन का स्वरूप तो यही माउथ में ही चेंज होने लगता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उसका भोजन का बिल्कुल स्वरूप समाप्त हो जा रहा है इस इस एंजाइम के द्वारा। और बहुत सारे ग्लैंड है जो अपने अपने एंजाइम देकर इस भोजन पार्टिकल को क्या करें? डिस्ट्रॉय करके एनर्जी लेने के योग्य बना देते हैं। यानी कि यहाँ से ये जो सबस्टांस है अब कहाँ जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ काम नहीं किया जाता है, ये बस सिर्फ और सिर्फ किसका ऑब्जॉर्प्शन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन किसका ऑब्जॉर्प्शन करता है? वाटर का। किसका? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्वेश्चन आता है क्लास 10th में भी आया था, 11th में भी आया था और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन किस चीज़ को एब्जॉर्प्शन करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा किसका अवशोषित करता है? वाटर का और मिनरल का। और इसके एक्सेप्ट जो पदार्थ, प्रोटीन, फैट, विटामिन वगैरह है, उन सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ कर लिया जाता है? छोटी आंत में, जिसको क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन से फूड पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ से घसकते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। अब इसका अंत टाइम आ गया है
कि जो अवशिष्ट पदार्थ है वो एनएस के थ्रू शरीर से बाहर छोड़ दिया जाएगा। अब यहीं पे एक और पॉइंट ये दिखाया, जरा इसको मैं आपको समझा दे रही हूँ कि क्या होता है अपेंडिक्स और कहाँ पाया जाता है। आप सभी लोग इसके नाम सुने होंगे कि अपेंडिसाइट हो गया है या अपेंडिक्स बढ़ गया है या अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है, इसके बारे में बता दे रही हूँ। और ये हमारे शरीर में रहकर करता क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे बड़ी आंत में, कहाँ पे, बड़ी आंत में एक छोटे सा जीभ की आकृति जैसे ऐसे लटकी हुई संरचना है, वही क्या है, अपेंडिक्स है। इस अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई कार्य नहीं है, बिल्कुल क्या है, अवशोष है, अवशेष की तरफ ये पड़ा हुआ है। यानी कि ये जो अपेंडिक्स है अवशेषी अंग के थ्रू, अवशेषी अंग में गिना जाता है और इसका कोई हमारे बॉडी में कार्य नहीं है। लेकिन इसका कार्य एनिमल्स है जो क्या करते हैं, चारा खाते हैं, उनमें इसका यूज होता है। यानी हम देखेंगे कि जो अपेंडिक्स होता है हमारे ह्यूमन में कोई कार्य नहीं करता है और कभी कभार इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हमारे पेट में, यानी कि पेट में दर्द महसूस होता है, लेकिन इसका इन्फेक्शन किस में रहता है, इस बड़ी आंत वाले पार्ट में, और जिसके कारण अगर हम इसको काट के यहाँ से हटा भी दें तो इससे हमारे आंत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि यही क्या है, अपेंडिक्स है। अब समझ में आया। यानी कि अपेंडिक्स हमारे बड़ी आंत में पाया जाता है, जो हमारे अंदर किसी काम का कुछ भी हार्मोन्स कुछ भी वगैरह कोई भी सलाइवा वगैरह सिक्रीशन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अवशेष के रूप में है और इसको काट के हटा भी देंगे तो हमारे पाचन में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से फूड पार्टिकल जो बोलस काइन, जो काइन फार्म में बना हुआ मटेरियल है, धीरे धीरे कहाँ चलाएगा, इस बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में आने के बाद से यहाँ से फूड पार्टिकल हमें रेक्टम और एनस के माध्यम से शरीर के बाहर से रिजेक्शन कर दिया जाएगा। यानी कि इसका भी स्टेप है, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे मैं चार्ट के थ्रू में बना दी हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और याद भी कर लेंगे। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी एनाटॉमी है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। यानी कि इसमें सबसे पहली मात्रा एलिमेंट्री कैनाल हम देखेंगे, फिर इससे कौन कौन सी ग्लैंड लगी हुई हैं। पहला हम देखें सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, फिर देखें लीवर। लीवर भी एक तरह का ग्लैंड है। क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो ग्लैंड कौन सा है, लीवर है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे पैनक्रियाज। अभी मैं पैनक्रियाज के बारे में बताई हूँ डायबिटीज वाले पॉइंट को, कि जो पैनक्रियाज होता है वो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह का कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट पर फिजियोलॉजी में जाएंगे कि जो फिजियोलॉजी है इसमें कितने 5 स्टेप में पूरा किया जाता है। पूरे माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट को कंप्लीट करने में 5 स्टेप लगते हैं। पहला इजेशन, यानी कि सबसे पहले भोजन को मुंह में डालते हैं। सेकंड डाइजेशन, यानी कि भोजन को ऊपर से नीचे तक पचाया जाता है। थर्ड एब्जॉर्प्शन, मैं एब्जॉर्प्शन के बारे में बताई हूँ कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, छोटी आंत में। जो छोटी आंत में बिलाई यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज लगी होती है, यहाँ से पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का, एब्जॉर्ब करने का कार्य किया जाता है। इसी शब्द को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम क्या देखें, एसिमिलेशन। देखिए एसिमिलेशन, आपको हर चीज़ काम हो जाए और बॉडी में हर पार्ट को न पहुंचाया जाए जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो पूरे बॉडी में एनर्जी, जो ब्लड, जो पचे हुए पदार्थ है उसको पहुंचाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और एट लास्ट जो अंत में इजेशन वाला प्रोसेस होता है, जैसा मैं बताऊँ कि भोजन पचते हुए लास्ट तक आता है। जो अपशिष्ट जो होते हैं, जो अपच होते हैं, जो हमारे पचाने लायक नहीं होते बॉडी को, वो क्या होता है, बॉडी से बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा और हमें लगता है कि इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कंफर्म तैयार कर लिए होंगे। अगले के टॉपिक में मैं इसके आगे का स्टेप पढ़ाऊँगी। आज के लिए नहीं, थैंक यू।